हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रेशो। रेशो क्या होता है? बेसिकली अनुपात। अनुपात क्या होता है? रेशो किन्हीं भी दो फ्रेंड्स, दो कंपनी, दो लोग, दो के बीच में कंपेयर करना। जैसे मेरी और मेरे एक फ्रेंड्स की, या मेरे मेरे बेबी की, या मेरे और मेरे भाई के बेटे की एज में डिफरेंस कुछ है। लाइक मेरी एज है 40 और मेरे भाई के बेटे की एज है 10। तो अगर हम दोनों में कंपेयर करें, मेरी और मेरे भाई के बच्चे के बीच में एज में क्या डिफरेंस है, तो हम बोलेंगे 40:10। और रेशो हमेशा छोटी से छोटी वैल्यू होती है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 4:1, मतलब कि जब भी किसी आप दो आइटम्स में, दो पर्सन्स में, दो कंपनी में कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग रेशो बोलते हैं। राइट। इसको हम लोग छोटी डिजिट में डिनोट करते हैं, प्लस इसको हम लोग 4/1 भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं 1/4 तो 4/1/4 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आप देखेंगे इन्हें सोल्व करने के लिए आपको फोन की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ कि अपोन में भी इनको हम लिख सकते हैं। इसका तो ये होता है सिंपल, मेरी एज मेरे भाई के बेटे की एज से 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ठीक है। और एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा। सपोज कीजिए मेरे और मेरे फ्रेंड का एक बिजनेस है। मेरे और मेरे फ्रेंड का एक बिजनेस है। मैंने उस बिजनेस में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मेरे फ्रेंड ने उस बिजनेस में 2,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट आता है 30,000। एंड ऑफ द ईयर वी गेन प्रॉफिट ₹30,000। राइट। तब हमें ये बताना है कि 30,000 रुपीज इन दोनों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, बंटवारा किया जाएगा। राइट। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं इन दोनों का रेशो क्या है। जो पैसा ने इन्वेस्ट किया था उसका रेशो क्या है। SM। सचिन ने लगाया 1,00,000 रुपए, मनोज ने लगाया 2,00,000 रुपए। मैंने बताया था कि जब भी हमारा रेशो करते हैं तो छोटी से छोटी क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशो आगे 1:2, यानी उनका जो पैसा लगा हुआ है वो 1:2 में इन्वेस्ट हुआ है। ठीक। हमें निकालना है 30,000 को 1:2 में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो बहुत सिंपल होता है, जब भी कोई ऐसे रेशो दिया जाता है तो दोनों रेशो जोड़ लीजिए। और जब जोड़ेंगे आप तो
एस का पार्ट 1 था ना, 1/3, और जो भी डिजिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, बंटवारे में लेके आनी है, और m का पार्ट हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 30,000। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका पार्ट आ जाएगा 10,000 और m का पार्ट आ जाएगा 2,000। इसका मतलब हुआ 30,000 जो हमारा प्रॉफिट था, एस के पास प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय पहुंचा है 10,000 रुपीज और एम को मिला है 20,000। एस का प्रॉफिट आया है 10,000 और एम का प्रॉफिट आया है 20,000। आगे क्लियर हो तो आगे बढ़े, कुछ देखते हैं कुछ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं। ये आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट आएगा तो मैंने मेंशन कर देना, आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया एंड पूजा, प्रिया एंड पूजा रेशो कितना है? 3:7 और 3:7। क्लियर? पूजा's age at the time of Priya's birth was 48 years। पूजा की एज प्रिया के जन्म के समय, पूजा की एज प्रिया के जन्म के समय 48 ईयर्स की थी। फाइंड द पूजा's प्रेजेंट एज। तो पूजा की अभी एज क्या होगी? देखिए क्वेश्चन आराम से। ये हमेशा याद रखना, पूजा में और प्रिया की एज में जो डिफरेंस है, पूजा की एज और प्रिया की एज, जब प्रिया पैदा हुई है, जब उसका जन्म हुआ है, उस टाइम पूजा की एज 48 ईयर्स की थी। इसका मतलब सिंपल सा है, पूजा और प्रिया की एज में जो डिफरेंस है वो 48 ईयर्स का है। पूजा प्रिया से 48 ईयर्स बड़ी है। अब वो बात चाहे उसके जन्म के समय की हो, चाहे आज की हो, चाहे आज से 10 साल पहले की हो, चाहे 10 साल बाद की हो, एज में डिफरेंस तो 48 ईयर्स के रहेगा, वो तो घट बढ़ नहीं सकता। क्लियर? परसेंटेज को सोल्व करने के लिए, रेशो को सोल्व करने के लिए हम लोग x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए x की वैल्यू पुट करते हैं। अभी आपने देखा, मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू को सोल्व करते हैं तो जो छोटी वैल्यू है उसको लेते हैं रेशो में। एक्चुअल वैल्यू कहते हैं कि 40 और 10, जब मैं रेशो में कन्वर्ट किया तो 4:10 हो गया, 4:1 हो गया। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 40:10। अगर देखा जाए तो मैंने इसमें से 10 कॉमन ले लिया था, 10 कॉमन ले लिया था, मतलब यहां देखिए 40 को मैंने लिखा था 4 × 10 और 10 को लिखा था मैंने 1 × 10। और मैंने इस वाली फिगर से 10 तो ले लिया कॉमन, बचा क्या मेरा 4:1, तो 10 मेरा दोनों में था। यानी कि जब भी कोई रेशियो की बात चलती है तो उसमें कोई एक इक्वेशन ऐसी जरूर होती है जो दोनों में सेम होती है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई में सेम होती है, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इसलिए वो इक्वेशन छोटी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख 2 लाख, 1 लाख 2 लाख में 1 लाख कॉमन फिगर थी, मैंने कॉमन को हटा के 1:2 में कन्वर्ट कर दिया था, राइट। और आप देखेंगे 3 और 7 में
कोई तो इक्वेशन ऐसी रही होगी जो कॉमन रही होगी, मैंने मान लिया x। अब उनकी एज जो हो गई, रेशो में नहीं रही है, रेशो में एज थी उनकी 37। अब उनकी एज हो गई है प्रिया की 3x और पूजा की 7x। पूजा बड़ी है, डिफरेंस कितना बताया है 40 इयर्स का, यानी 7x माइनस 3x इक्वल टू 48। पूजा की एज प्रिया से 48 ज़्यादा है, दोनों डिफरेंस 48 आना चाहिए। जब मैं सोल्व करूंगा इस इक्वेशन को, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। यानी कि जब मैं यहाँ पे देख रहा था, क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, तो मैंने जो x पुट किया था, x को एक ऐसी वैल्यू थी जो दोनों में इन्वॉल्व थी, मुझे नहीं पता था कितनी है, मैंने वो x की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता चल गया x की वैल्यू 12 है। तो इसका प्रिया की एज कितनी हो गई, अब पूजा की x की वैल्यू कितनी हो गई, एज कितनी हो गई, दोनों की एज आपके सामने आ गई है। और जिसकी एज वो पूछ रहा है उसका आंसर आप दे देंगे। उसने पूछा था आपसे पूजा की एज है 84 इयर्स, तो आंसर ए सही है। अगर पूछता प्रिया की एज तो आंसर था 36। प्रिया की एज थी 36, अगर आंसर प्रिया पूछता तो 36 आंसर होता। अब पूजा पूछा है तो आंसर हो गया आपका 84। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन एंड जिम 5:3। सेम क्वेश्चन है, एज का ही क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन और जिम की एज दी है, 5:3 का है। 4 year hence it will be 3:2। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन। हल्का सा सोचिए फिर सोल्व करते हैं। एक बार देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व करें। देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन एंड जिम 5:3, यानी कि प्रेजेंट एज, आज की एज उनकी जो है 5 और 3 है। कुछ कॉमन रहा होगा इसमें, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं। क्योंकि आज की एज आ गई 5x 3x। क्या कह रहा है, 4 साल बाद उनकी एज हो जाएगी विल बी 3:2। 4 साल बाद उनकी जो एज है वो हो जाएगी 3:2। इसको नहीं हो गया 5x + 4 डिवाइड बाय 3x + 4 इक्वल टू 3:2। ये बात समझ में आई नहीं आई? आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था कि इक्वेशन को हम लोग अपॉन में भी
लिख सकते हैं। रेशो को हम लोग अपॉन में भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी होगी आप लोगों ने, सीखा होगा बचपन में छोटी क्लासों में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जैसे मुझे लगता है सोल्व तो कर पाएंगे, फिर भी कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10x प्लस 8 इक्वल टू 9x प्लस 12। मैंने 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 2 की 4 में करी, 3 की 3 में करी, 3 की 4 में करी। 9x इक्वल किधर आएगा, तो माइनस के 9x, 10x माइनस 9x, x 8x प्लस के हैं, इधर माइनस हो जाएंगे, आ गया आपका 4। 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई है। पूछ क्या रहा है वो, परसेंटेज कितनी है, 5x और 3x। यहाँ देखिए आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। x में 4 ये कौन था आपका जोन, ये कौन था आपका जिम। 20 and 12, जिसकी भी आंसर पूछ रहा है वो उसकी आंसर हम लोग दे देंगे। वो पूछ रहा है आपसे जोन की, तो आंसर आ गया आपका डी, करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं, अदरवाइज कमेंट में मेंशन कर दें आप। कमेंट में मेंशन करने से मुझे ये आइडिया मिल जाता है कि आपको मेरी वीडियो कहाँ से डाउट क्लियर हो रहा है, कहाँ से डाउट जनरेट होता है, कौन सा मेरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, वो मैं थोड़ा सा दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आप लोगों को समझ में और अच्छे से आ जाएगा। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ये बार देख लेंगे आप लोग। a रेशो b की वैल्यू दी है, b रेशो c की वैल्यू दी है, और a b c की वैल्यू पूछ रहा है। आपने देखे होंगे वनडे एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं। डन। a रेशो b कितना है आपका 5:9, इतना क्लियर है। और b रेशो c 7:4 है। तो पूछ क्या रहा है वो, a b c a b दिया हुआ है, b c दिया हुआ है, a b c पूछ रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इन दोनों कीजिए, कितना आएगा, ए बी सी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35:69:36। जब कभी भी ए बी की अलग वैल्यू दी हो और बी सी की अलग वैल्यू दी हो और ए बी सी पूछ रहा हो, तो हम लोग ए बी सी के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इस कंडीशन से कि ए की बी में, बी की बी से और बी की सी से। तो आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका ए बी सी आंसर आ जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पे आंसर आपको मिल गया है। दोबारा देख लीजिए आराम से। 5 की मल्टीप्लाई 7 से, 9 की मल्टीप्लाई 7 से, 9 की मल्टीप्लाई 4 से, जो कॉमन है उसको कॉमन रख दिया और साइड में उसका आंसर निकाल दिया। डन, आगे बढ़े, क्वेश्चन पढ़िए। There are 145 students in first 3 standards
पहले 3 स्टैंडर्ड में 145 स्टूडेंट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट इन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में का रेशो है 2:3। फर्स्ट और सेकंड का जो स्टैंडर्ड है वह है आपका 2:3। द स्टूडेंट इन द स्टैंडर्ड सेकंड एंड थर्ड का रेशो है आपका 4:3। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सेकंड स्टैंडर्ड। तो सेकंड स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट हैं आपको ये बताना है। आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए फटाफट। 8, 12, 9, ये रेशो आ गया आपका FST का। S पूछ रहा है, निकाल देंगे। मैं बताया था आपको जब भी कोई इक्वेशन को सोल्व करना हो तो पहले इनका टोटल करेंगे। कितना आ गया 29। पूछ किसका रहा है वो FST, S का पूछ रहा है, मतलब 12/29 मल्टीप्लाई 145। जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। भाई काट दो इसको, कितने से कटेगा 5 से। ट्वेल्व की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12×5 = 60। तो इन सेकंड स्टैंडर्ड में जो आप बच्चे थे आपके वो है आपके पास 60। आंसर इज बी। देखिए क्वेश्चन को आराम से, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आराम से, आगे चलते हैं, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन बुक पहले जैसा था, ये फार्मूला याद रखना। और ये फार्मूला भी नहीं होता है ना, ये सोल्व करने की प्रैक्टिस है। मैथ में मैं बाबा यही बोलता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके प्रैक्टिस से ही सोल्व होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 अलग अलग रेशो की इक्वेशन नहीं है और 2 में कंपेयर किया गया है तो किस तरह से तीनों को कंपेयर करके रेशो में कन्वर्ट करेंगे। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। एक कोई आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ विड्थ दी हुई है रेशो में 3:5। 3:5 क्या कोई रेक्टेंगल होगा, इसकी जो लेंथ और विड्थ का रेशो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है एरिया दिया हुआ मतलब क्या है, इन्होंने इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। एरिया ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इनकी मल्टीप्लिकेशन दी हुई है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ पूछ रहा है, निकाल देते हैं। लेंथ कितनी दी है उन्होंने इसकी 3, ब्रेड्थ कितनी दी है 5। कुछ कॉमन रहा होगा क्या, x, और क्या दिया है हमें, एरिया दिया है मल्टीप्लाई 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 15x² 3x 5x की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 5 से 15, x की x² इक्वल टू 1.35
1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 में उधर चला गया, अपॉन में 1.35 अपॉन 15, पॉइंट हटाकर जो लगाऊंगा सोल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा 59 जा 135 यानी 0.9 पॉइंट को द्वारा 59 जा 135 स्क्वायर में सोल्व किया इसको आएगा 0.3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 0.3, वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ है हमारा कितना 3x, ये 3.3 मल्टीप्लाई 3 यानी 0.9। ब्रेथ कितना आएगा 5x, 5 मल्टीप्लाई 0.3 15 1.5। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। कुछ क्या रहा है वो लेंथ, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ कितनी है 0.9। आंसर आ गया आपका बी, आंसर इज बी। देखिए आराम से कि बताएं समझ में आया या नहीं आया। देखिए आराम से समझ में आया क्या, आगे चलते हैं। लगता है सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई है। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, आज हम इसको टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। नहीं सही हो गया, थैंक यू। A bag contained 50 पैसा coins, 25 पैसा coins, 10 पैसा coins. The ratio is 2:5:3। यानी अगर कोई बैग है जिसमें कुछ coins हैं 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के, उनका रेशो है 2:5:3 और उन अमाउंट का जो टोटल है सभी सिक्कों का जो टोटल करके अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे आप तो देखेंगे आपके पास जो रुपीज़ हैं वो है 510 यानी 510 रुपीज़। पूछ क्या रहा है वो ईच टाइप, सभी कॉइन्स कितने टाइप के हमारे पास हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक कॉइन्स कितने कितने आपके पास हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी है, जितना क्वेश्चन बताए गए हैं उसी की बेस पर होगा, कीजिए आराम से। देखिए रेशो है 2:3:5 यानी 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 2:5:3। मैं x अगर ला देता हूं तो मेरे प्रॉपर वैल्यू निकल कर आ गई कि कितने कितने कॉइन्स हैं। 50 के पैसे कितने कॉइन्स हैं 2x, 25 पैसे कितने कॉइन्स हैं 5x, 10 पैसे कितने कॉइन्स हैं 3x। इतना क्लियर है, डन। अगर मैंने रुपीज में दिया हुआ रुपीज में कन्वर्ट कर दूं तो रुपीज में देखता हूं तो अभी कितने रुपीज हो गए 1x, 50 पैसे के 2 कॉइन है, 1 रुपये हुआ ना। 25 पैसे के कितने कॉइन है 5 यानी 1.25x, मैं रुपए में कन्वर्ट कर दिया इनको ना,
जहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए, रुपये में कन्वर्ट किया। 50 पैसे के 2 सिक्के आपकी जेब में, तो कितने पैसे हुए? 1 रुपये हुआ। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने हुए? 1.25 रुपीज़। और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने हुए आपके पास? 0.3। यानी 10 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो कितने हुए? 30 पैसे हुए। जी देख लीजिए, आराम से समझ आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। अगर मैं सबको टोटल कर दूं, अगर सबको टोटल कर देता हूं, तो कितना आता है पास? 510 दिया हुआ है। इसको देखिए आराम से। अगर मैं एक सारे कॉइन्स का टोटल कर दूं, 150 पैसे कॉइन्स, 25 कॉइन्स, 10 पैसे कॉइन्स का सबका टोटल कर देता हूं, तो 510 रुपये आता है। ये मुझे पहले ही दिया हुआ है, गिवन है, मैंने एज्यूम नहीं किया है। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। कितना आएगा टोटल? सोल्व कीजिए। सिंपल हो जाएगा। सोल्व करेंगे 1 रुपीज़ 1.25 2.25 30 यानी 2 रुपीज़ 55 पैसा। x इक्वल टू 510। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 510 अपॉन 2.55। सोल्व कीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी? सोल्व कीजिए। x की वैल्यू कितनी आएगी? सोल्व कीजिए। अगर पॉइंट हटा के इसको सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 200। कैसे? पॉइंट हटाकर 2 जीरो लग जाएगी, और जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो 200, 255 2 जा 110, और 2 जीरो मेरी पॉइंट की वजह चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई पास 200। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। एक्स की वैल्यू कितनी है? 200। तो 50 पैसे का कॉइन कितने हो गए मेरे पास? 50 पैसे के कॉइन्स बोल रहा हूँ मैं। 2 इंटू एक्स 400। 25 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए? 5 इंटू 200 1000। और 10 पैसे के कॉइन्स कितने हो गए? 3x 3 इंटू 200 इक्वल टू 600। अब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पूछा किसका है? प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक का पूछा। 50 पैसे कितने कॉइन्स हो गए आपके पास? 400। 25 पैसे हो गए आपके पास 1000, और 10 पैसे हो गए 600। ऐसे क्वेश्चन जब घर पे सोल्व करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बेसिकली इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके, कॉइन्स को रुपयों में कन्वर्ट करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या आंसर 110 आता है। एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होता कि किसी भी क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर पाए, लेकिन घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है कि जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस रेशो की, हम आराम से धीरे धीरे करके सबको सोल्व करते रहेंगे। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, ताकि मुझे ईजी हो जाए ये समझना कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन से मेरी ज़्यादा हेल्प चाहिए। डन, थैंक यू वेरी मच।